हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। आपको बता दें कि हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए बायोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा 500 प्लस इंपॉर्टेंट प्रश्नकाल सीरीज चलाए हैं, जिसका कि अच्छा से चल रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन पीछे से हम लोग को रिवाइज भी करते चलना है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस वजह से मैंने रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया है। इस रिवीजन सीरीज में हम लोग थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि रिवीजन सीरीज वही बच्चे देखेंगे जो बच्चे पहले से 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, कम से कम ये वीडियो कम से कम देख चुके हों, चौथा पाँचवा तीसरा तक, तभी उनको समझ में यहाँ आएगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपके रिवीजन के लिए करेंगे। बोलेंगे हर बात, लेकिन उतना समझाया नहीं जाएगा, डायरेक्ट बोला जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इसके बेसिक लेक्चर को देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आपको एक इन्फॉर्मेशन ये भी दे दें कि इस तीसरे वीडियो का रिवीजन आज के इस सेशन में नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि कल जो वीडियो आपका आया था आणविक अनुवांशिकी 12वां वीडियो, ये तीसरा वीडियो का ही कंटेंट था, क्योंकि उस समय हम चैप्टर वाइज नहीं बना रहे थे, जिस कारण से वो स्पेशल वीडियो डीएनए वर्सेस आरएनए बनाए थे, ठीक है। लेकिन अब हम चैप्टर वाइज स्टार्ट किए हैं, सीक्वेंस में चल रहे हैं पूरे, तो सीक्वेंस के लिए हमको ये लेना पड़ा, इसलिए हम रिवीजन नहीं करवाएंगे, क्योंकि कल ही ये पढ़ा है। तो लगातार एक ही कंटेंट को पढ़ाना मेरे ख्याल से सही नहीं है। तो आप इसी को देख के रिवाइज कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिर कभी हम 3 को रिवाइजन करवा देंगे। वैसे हम लोग 4 को और 5 को आज बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करने वाले हैं, और चिंता करने की बात नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा अगर आप रेगुलर वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितना भी नोटिफिकेशन आए आपको मिल जाए और क्लास आप सही तरीके से अटेंड कर पाएँ। और आपके सिलेक्शन के लिए कितना मार्क्स चाहिए? 250 प्लस। और ये तभी हो पाएगा जब आप थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। आपको बायोलॉजी के लिए कहीं इधर उधर नहीं भटकना है। हम तो बता ही दिए, बायोलॉजी हम करवा रहे हैं, आपको विश्वास भी है कि हम करवाएंगे। मई तक में 2 या 3 बार आपके सिलेबस को रिवाइज हम करवाएंगे कंप्लीट। एक भी चैप्टर क्लास 11 12 से नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। लेकिन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री क्या करना है? फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको कहीं इधर उधर नहीं भटकना है। आपको पूरा एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ना है फिजिक्स केमिस्ट्री का। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए हम लोगों ने नोट्स रेडी किया आप लोगों के लिए। उसके लिए आपको क्या करना है? प्ले स्टोर पे जाइए। प्ले स्टोर पे एक ऐप है उदित फार्मेसी क्लासेस नाम से, इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन ऑफ डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम नाम से कोर्स है। उस कोर्स में मात्र 300 में आप इनरोल हो जाइए, और इस 300 में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा यदि आप ऑनेस्ट तरीके से पढ़ लेंगे। यहाँ पे हम लोग किए क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एज वेल एज मैथ वाले कैंडिडेट के लिए भी है। वो लोग क्या, उन लोगों के लिए क्या किए हैं, हम लोग हैंड रिटेन नोट्स रेडी किए हैं, जितना आपके एग्जाम के लिए पढ़ना है। फुल मार्क्स फिजिक्स में नहीं उठाने के चक्कर में रहिए, क्योंकि फिजिक्स के लिए अब उतना टाइम नहीं बचा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बायोलॉजी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना है, वो हम खुद करवा देंगे। आपको थोड़ा बहुत टाइम मिले तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, मेरा सीरीज को फॉलो कीजिए, बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन है, उनको भी कर लीजिए, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको क्या करना है कि इस ऐप पे जाना है, और फिजिक्स केमिस्ट्री का मतलब वहाँ पे इस ऐप में इनरोल ले लेना है। आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू दे देंगे, ऑनलाइन टेस्ट भी करवाया जाएगा एग्जाम से कुछ दिन पहले, फिर काउंसलिंग तक हेल्प करेंगे। और हाँ, इस कोर्स को लेने में कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, कोई इशू नहीं है, आराम से आपसे बात हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का रिविजन सीरीज हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, रिवीजन सीरीज में हम लोग आज #4 वीडियो का रिवीजन कर रहे हैं, चौथे वीडियो का रिवीजन कर रहे हैं। चौथे वीडियो में हम लोग क्या किए थे, जीवों में जनन, जो कि 12th बायोलॉजी का यहीं से एक नया सीक्वेंस में चैप्टर वाइज हम लोग स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो यहाँ से आज रिवीजन अच्छे से करेंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म आता है। बहुत छोटा चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, आराम से पढ़ना है, आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन समझ में आ गया कि युग्मक किस प्रकार का होता है। तो हम बता चुके हैं कि युग्मक क्या होता है, जैसे कि नर युग्मक है शुक्राणु, और मादा युग्मक क्या है, अंडाणु। स्पर्म और ओवम क्या है, युग्मक है। और वो स्पर्म और ओवम किस प्रकार का कोशिका होता है, तो एक सिंगल एन यानी हैप्लॉइड होता है, एक गुणित होता है, उसी को हम लोग अगुणित भी बोलते हैं और इंग्लिश में हैप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में सिर्फ हिंदी ही देगा, हिंदी में इंग्लिश वाला वर्ड लिख देता है, ये बायोलॉजी है सर, ठीक है।
इसलिए आपको इस तरीके से याद रखना है। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। और हैप्लॉइड को क्या कहते हैं? एक गुणित भी कहते हैं और अगुणित भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है? इष्ट में प्रजनन मुकुलन विधि से होता है। किसके विधि से होता है? मुकुलन विधि से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना कितने वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है? यहाँ गलत प्रिंट हो गया, टाइप हो गया है, पुष्टिकरण नहीं पुष्पीकरण। मतलब एक पुष्प का नाम है, एक पौधे का नाम है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसका कि नॉर्मल नाम होता है नीला खुरंजी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नीला खुरंजी का वैज्ञानिक नाम, क्योंकि आपके एनसीईआरटी किताब में है। ठीक है, नीला खुरंजी किताब का नाम, नीला खुरंजी पुष्प का नाम क्या होता है वैज्ञानिक नाम? तो स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। ये कितने वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है? तो ये थोड़ा यूनिक है, इस कारण से इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि कितने साल में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है? तो वो 12 वर्ष में, 12 वर्ष में एक बार ये पुष्पीकरण से गुजरता है। ठीक है, एक बार पुष्प वो खिलता है कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। और आपको क्या ध्यान रखना है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना का नॉर्मल नाम क्या होता है? नीला खुरंजी। और ये कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक एवं केरल के पहाड़ियों पर। कहाँ? कर्नाटक एवं केरल के पहाड़ियों पर। और पिछले बार ये कब खिला था? 2006 में। यहाँ पे लोग टूरिस्ट पहले से देखने भी जाते हैं। तो आपको ये इतना 2006 नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना का नॉर्मल नाम नीला खुरंजी। फिर पूछेगा कि ये कितने वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है? तो 12 वर्ष में। ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना कहाँ पाया जाता है? तो आपको बोलना है कर्नाटक एवं केरल के पहाड़ियों में। ठीक है, बंगाल का आतंक निम्नलिखित में से कौन सा है? बंगाल का आतंक इकोर्निया को कहा जाता है। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है रिवीजन, तो आप इसके बेसिक वीडियो को देखिए, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम के साथ हम पढ़ाए हैं। इसलिए यहाँ पे रिवीजन है, तो रिवीजन हम थोड़ा फास्ट करवाएंगे। ठीक है, तो वही लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा जो पहले से देख चुके हैं, नहीं तो पहले आप जाके देख लीजिए, उसके बाद रिवीजन सीरीज देखिएगा। ठीक है, बंगाल का आतंक निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? इकोर्निया। इकोर्निया का पूरा नाम क्या है? इकोर्निया पिसीटा। मतलब क्या? जलकुंभी देखे हैं पोखर उखर में, तो वही जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इकोर्निया पिसीटा। और याद रहे कि साइंस है, साइंस में बायोलॉजी में खास करके कभी भी नॉर्मल नाम आपको ऑप्शन में नहीं देगा जलकुंभी, जब भी देगा तो वैज्ञानिक नाम देगा। तो आपको वैज्ञानिक नाम ही याद रखना है कि बंगाल का आतंक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इकोर्निया है, जिसको क्या कहते हैं? जलकुंभी भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब क्या कहलाता है? मतलब कोई भी संतान का उत्पत्ति होगा, कोई भी नया जीव बनेगा तो उसका पेरेंट्स सिर्फ एक ही होगा, तो वो अलैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में एक अंतर भी याद रखना है कि अलैंगिक जनन का में एकल जनक होता है, मतलब एक ही आदमी कोई मिलकर अपने में अकेले में वो प्रजनन कर सकता है। लेकिन लैंगिक जनन में 2 सेक्स का जरूरत पड़ता है, एक मेल का एक फीमेल का, इसलिए ये बाय पेरेंटल होता है। मतलब क्या होता है कि ये द्विजनक होते हैं, इसमें 2 पेरेंट होते हैं। जैसे कि आपके हैं मम्मी और पापा, तो मतलब आप किसके प्रोडक्ट हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो उसको क्या कहते हैं? और लैंगिक जनन कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? अगुणित गुणसूत्र क्या हुआ? वही हुआ एक गुणित यानी हैप्लॉइड। किसमें पाया जाता है? तो युग्मक में पाया जाता है। ये तो हम बताए थे। युग्मक क्या है? तो स्पर्म और ओवम क्या है? युग्मक है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोड्स को आंख कहते हैं जो निम्नलिखित में से किस पौधे में किस में नया पौधा बनाता है? नोड्स, जैसे कि ये आलू है, आलू में कहीं कहीं बीच बीच में नोड्स देखते होंगे, तो ये इसी को नोड्स कहते हैं, जिसको आलू का आंख भी कहा जाता है। वो किस में पाया जाता है? तो आलू में, और वहीं से नया पौधा बनता है। इस कारण से इसको कहा जाता है कि नोड्स को क्या कहते हैं? आंख कहते हैं। और ये किस में नया पौधा बनाता है? तो आलू में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? अगुणित कोशिका क्या हुआ? युग्मक हुआ। जैसे कि एक तरफ हो गया स्पर्म, एक तरफ हो गया ओवम, ये भी अगुणित, ये भी अगुणित। स्पर्म का पूछ होता है, इसका पूछ नहीं होता है। ठीक है, तो स्पर्म हुआ यानी शुक्राणु और अंडाणु, ये दोनों क्या क्या है? संलयन, मतलब मिल रहा है, तो उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? संलयन, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है। मतलब कह रहा है कि इस धरती पे कोई तो अमर नहीं है, ये तो आपको भी पता है, लेकिन एक अपवाद है जो कि अमर है। वो कौन है? एक कोशिकीय जीव। ये जीव कभी मरता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं मरता है? क्योंकि ये जीव क्या होता है, एक कोशिका का होता है। जब ये बड़ा होता है तो ये खुद को डिवाइड कर लेता है, मतलब दो भाग में बांट लेता है, और वो दो भाग फिर मरता नहीं है, ये दो भाग फिर एक नया नया कोशिका बन जाता है, जिस कारण से बोला जाता है कि एक कोशिकीय जीव कभी मरते नहीं है, वो अमर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? मानव युग्मक होता क्या है? हैप्लॉइड होता है, एन होता है। और आपको बता दें कि हमारे शरीर में टोटल क्रोमोसोम पाया कितना जाता है? 46। और हमारे शरीर का अन्य कोशिका क्या होता है? डिप्लॉइड होता है, 2n, ठीक है। हमारे शरीर का अन्य कोशिका क्या होता है? डिप्लॉइड होता है, यानी 2n होता है। और 2n बराबर टोटल गुणसूत्र कितना होता है? 46। तो यहाँ से n बराबर कितना निकल गया? 23। इतना तो मैथ आप लोग जरूर जानते होंगे कि 2 से 23 बार में ये कट जाएगा, तो 23 हो गया। तो ये मतलब क्या हुआ कि युग्मक क्या होता है? अगुणित होता है, यानी हैप्लॉइड होता है। तो n बराबर कितना आ गया? 23 हो गया। तो मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आता है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? एंडोस्पर्म के द्वारा पोषण भ्रूण को मिलता है। किसको मिलता है? भ्रूण को पोषण दिया जाता है। एंडोस्पर्म के द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? तो भ्रूण को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, किस में दोहरा निषेचन पाया जाता है? तो दोहरा निषेचन आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब कि सबसे यूनिक फीचर है। आवृत बीजी में ये दोहरा निषेचन पाया जाता है, ठीक है। देखिए पौधों को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है शैवाल, सुनिएगा ध्यान से। पहला होता है शैवाल, दूसरा होता है फंगी जिसको कवक कहते हैं, तीसरा होता है ब्रायोफाइट, फिर होता है टेरिडोफाइट, फिर होता है जिम्नोस्पर्म, फिर होता है एंजियोस्पर्म। इस तरीके से 5 पार्ट में बांटा गया है। कितना पार्ट हुआ? 5 पार्ट। तो 5 पार्ट में जो सबसे पहला ऊपर होता है शैवाल, फिर फंगी और ब्रायोफाइट, ये सब नॉर्मल हुआ। जैसे जैसे विकास होते गया उसका नाम बदलते गया, ठीक है। तो पौधा में विकास आते गया तो बदलते गया, तो उस तरीके से एक नया फीचर देखने को मिला, नया गुण देखने को मिला आवृत बीजी में, कि वो उसमें दोहरा निषेचन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दोहरा निषेचन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस जाति का पुष्पन। बांस का पौधा तो आप जरूर देखे होंगे। ये पूरे जीवन काल में मात्र एक बार ही फूल खिलता है, फूल खिलता है फिर मर जाता है, ठीक है। तो बांस जाति में पुष्पन कब होता है? तो पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार होता है। और स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना यानी नीला खुरंजी में पुष्पन कितने वर्ष में होता है? तो 12 वर्ष में एक बार होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतान जो लगभग एक दूसरे के समान हो, साथ ही उनके पेरेंट्स भी समान हो, तो क्या कहलाते हैं? कहता है वैसा संतान जो कि एक दूसरे में, जैसे कि 2 भाई है, दोनों भाई एकदम सेम है, और उसका मम्मी जो भी पेरेंट्स है वो भी सेम है, एकदम एकदम मिलता जुलता है, तो मतलब है कि वो क्या है, क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन का संतान है। वो किसका फलस्वरूप है? अलैंगिक जनन का। तो अलैंगिक जनन के जितने भी बच्चे होते हैं उनको क्लोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लोन। और क्लोन का मतलब होता है कि बिल्कुल एक जैसा देखने में लगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो अदरक में जो कायिक प्रवर्धन का काम होता है वो किसके द्वारा होता है? तो राइजोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा। यह आप कहीं कॉपी में लिख के रख लीजिए, क्या अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा होता है। और ट्यूबर विधि से किस में होता है? तो आलू में होता है। कहीं लिख के दीवार में चिपका लीजिए, बार बार देखिए क्योंकि रटने वाला है। और बल्ब विधि से किस में होता है? प्याज में होता है। ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जड़ नहीं पूछेगा। अदरक का कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो राइजोम के द्वारा। ट्यूबर किसके द्वारा होता है? तो आलू। बल्ब के द्वारा किस में होता है? तो प्याज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित किसने पादप कायिक अगुणित होता है? मतलब क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें, कौन सा ऐसा है जिसमें कि पादप कोशिका क्या होता है? अगुणित होता है। तो अगुणित आपको हम बता ही दिए कि पौधों को 5 वर्गों में बांटा गया। पहला शैवाल, दूसरा कवक, तीसरा ब्रायोफाइट, उसके बाद टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ऊपर से 3 जो होता है, ऊपर से जो 3 होता है वो तीनों क्या होता है? अगुणित होता है, यानी हैप्लॉइड होता है। उसका पूरे शरीर का
कोशिका, जिस कारण से इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो पादप काय अवगुणित किस में होता है? तो शैवाल में, कवक में और ब्रायोफाइट में। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, #5 का रिवीजन करते हैं। तो एक सेकेंड, 5वें वीडियो में 500+ प्रश्नकाल सीरीज का 5वें वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसका इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और ये भी चैप्टर थोड़ा लेंदी है, ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, लेकिन इसका क्वेश्चन आता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसमें पूरा वॉच कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है दूसरा ना, पहला, पादपों में एम्फीबियन उभय स्थान किससे संबंधित है? तो हम आपको क्या बताएं कि पादप को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है? शैवाल, दूसरा क्या है? कवक, तीसरा क्या है? ब्रायोफाइट, चौथा क्या है? टेरिडोफाइट, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म। तो वही पूछ रहा है कि किस ग्रुप को हम लोग उभय स्थानीय या एम्फीबियन भी कह सकते हैं? तो वो है ब्रायोफाइट। किसको? ब्रायोफाइट को, क्योंकि ब्रायोफाइट ही ऐसा है जो कि जल के साथ साथ पानी में भी रह सकता है। जैसे कि हम लोगों में मेढक होता है, एनिमल्स में मेढक क्या है? उभय स्थानीय है, मतलब वो पानी में भी जीवित रह सकता है और जमीन पे भी जीवित रह सकता है। तो उसी तरीके से पौधा में कौन सा है? तो ब्रायोफाइट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पीय पौधे का एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं? पुष्पीय पौधा है, उसमें एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहेंगे? तो नर पुष्प में क्या होता है? स्टैमेन होता है। आपको अगर बेसिक वीडियो देखे होंगे तो आपको याद आ गया होगा कि उसमें क्या होता है? स्टैमेन होता है, और स्टैमेन होगा तो उसको क्या कहेंगे? स्टैमिनेट कहेंगे। यदि मादा पुष्प कहता तो मादा पुष्प में क्या होता है? पिस्टिल होता है। क्या होता है? पिस्टिल। तो पिस्टिल है तो उसको क्या कहते? पिस्टिलेट कहते। कब? जब मादा बोलता। जब क्या बोलता? मादा। ठीक है, तो अगर नर पुष्प बोल देगा तो स्टैमिनेट, अगर मादा पुष्प बोल देगा तो पिस्टिलेट। और हाँ, यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इसका बेसिक वीडियो जाके एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर डायग्राम से हम समझाएं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ रिवीजन करवाएंगे तो उतना फोकस हम नहीं करेंगे। स्टामेन का फर्टाइल भाग है। स्टामेन का फर्टाइल भाग क्या होता है? तो परागकोश होता है। स्टामेन किस में पाया जाता है? तो नर पुष्प का भाग है। किसका भाग है? नर पुष्प का। स्टामेन में क्या क्या होता है? एंथर होता है, एंथर होता है, फिर फिलामेंट होता है, इस तरीके से एंथर, तंतु। तो एंथर को ही तो क्या कहते हैं? परागकोश। तो यही बोल रहा है कि फर्टाइल भाग कौन सा होता है? तो यही होता है परागकोश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? तो पत्तियों का ही रूपांतरित भाग है। पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? पत्तियों का ही रूपांतरित भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पराग कण के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेलिनोलॉजी। क्योंकि पराग कण का इंग्लिश होता है पोलेन ग्रेन। क्या होता है? पोलेन ग्रेन। पी से पोलेन ग्रेन, पी से पेलिनोलॉजी, इस तरीके से होता है। तो पेलिनोलॉजी में किसका अध्ययन कराया जाता है? पराग कण का अध्ययन कराया जाता है। और एक चीज ये भी पूछा जाता है, पुष्प का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। और फल के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये तीनों पूछा जाता है तो पोमोलॉजी। क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। तो आपको क्या ध्यान रखना है? पेलिनोलॉजी किसके होता है? परागकण के अध्ययन को। पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फल के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपेटम का कार्य क्या होता है? टेपेटम का क्या काम है? टेपेटम का काम है पोषण करना। क्या है? पोषण देना ही काम टेपेटम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? तो निषेचन किसके बिना कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है? तो परिपक्व ओव्यूल। जब तक ओव्यूल नहीं रहेगा तो वहां पे निषेचन होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री दलचक्र पुष्प बना होता है। स्त्री दलचक्र यानी पिस्टिल किससे बना होता है? तो ये 3 चीज से बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। स्त्री दलचक्र किससे बना होता है? 3 चीज से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण है, परागकण को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, लघु बीजाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु। और वृहद बीजाणु किसको कहते हैं? अंडाणु को, यानी अंडा को, अंड को, एग को क्या कहते हैं?
वृहद बीजाणु और लघु बीजाणु किसको कहते हैं? परागकण को। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप बना दीजिएगा। और अगर दिक्कत आ रहा है समझने में तो आप फिर से एक बार जाके रिवाइज कर लीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम के साथ समझाया हुआ है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा। माइक्रोपाइल किस में पाया जाता है? तो माइक्रोपाइल ओव्यूल में भी पाया जाता है और सीड में भी, तो दोनों आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, बीज होता है, जैसे ये चना का बीज है तो चना में एक छेद होता है यहाँ पे, तो उसी को माइक्रोपाइल कहते हैं। तो उसी तरीके से ओव्यूल में ही वो सीड होता है। जब ओव्यूल क्या होता है, परिपक्व हो जाता है तो वो बीज बन जाता है, जिस कारण से इसका आंसर दोनों हो जाएगा कि माइक्रोपाइल एक छेद है जो कि दोनों में पाया जाता है, ओव्यूल में भी और सीड में भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा गैमीटोफाइट दर्शाता है। मादा गैमीटोफाइट किसको दर्शाता है? तो एम्ब्रियो सैक को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एम्ब्रियो सैक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फीलीफॉर्म उपकरण किसकी विशेषता है? तो फीलीफॉर्म उपकरण किस में होता है? तो जैसे देखिए ये एम्ब्रियो सैक है, यानी भ्रूणपोष है। ठीक है, अब भ्रूणपोष में एम्ब्रियो सैक है, इसमें बीच में क्या होते हैं? पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। बीच में क्या होते हैं? पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। फिर नीचे इस तरीके से 3 कोशिका होता है, फिर ऊपर भी 3 नीचे ऊपर कोशिका होता है। फिर यहीं पे इसको सिनर्जिड्स में फीलीफॉर्म अपरेटस होता है। किस में होता है? सिनर्जिड्स में। तो फीलीफॉर्म उपकरण किसकी व्यवस्था है, विशेषता है? तो सिनर्जिड्स की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओव्यूल की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मध्य कोशिका है। ओव्यूल की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मध्य कोशिका है। ठीक है, चलिए किसी पर परागकण का विशिष्ट उदाहरण है? पर परागन, यानी वहाँ पे पर परागन हो, स्वपरागन नहीं हो, तो वह है मक्का। मक्का में क्या होता है? पर परागन होता है। स्वपरागन के लिए पुष्प होना चाहिए। स्वपरागन के लिए पुष्प को क्या होना चाहिए? द्विलिंगी होना चाहिए, तभी तो वहाँ पे स्वपरागन होगा, यानी मेल भी आ रहे फीमेल भी रहे, तब तो खुद में खुद वो परागन हो जाएगा। ठीक है, फिर है विकासशील परागकण की पोषण किससे मिलता है? तो पोषण जैसे आ जाए पौधा में, वह टेपेटम। किससे मिलता है? टेपेटम से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण पीली वर्ण के होते हैं क्योंकि इसमें क्या मौजूद होता है? तो किसके कारण परागकण का रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो वह फ्लेविनॉइड्स एवं केरेटिनॉइड्स के कारण। किसके कारण? फ्लेविनॉइड्स एवं केरेटिनॉइड्स के कारण परागकण का रंग पीला वर्ण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण का कोशिका द्रव्य किससे धनी होता है? यानी परागकण का कोशिका द्रव्य किससे धनी होता है? तो वसा एवं स्टार्च से धनी होता है। जैसे कि ये परागकण है, इसमें जो कोशिका द्रव्य है वो उसमें मेन क्या पाया जाता है? वसा एवं स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये आज खत्म हो गया आज का रिवीजन सीरीज। अब नेक्स्ट रिवीजन सीरीज में हम लोग 6ठे 7वें वीडियो को लेंगे, जो कि इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा। तो इसमें अच्छा से आप लोग भरपूर लाइक कीजिए। और हाँ, आपको फिर से लास्ट में बता दें कि एक्चुअली में यदि आप इतना दूर तक रिवीजन सीरीज को भी फॉलो कर रहे हैं और 500+ प्रश्नकाल सीरीज को भी फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको मन है कि इस बार आपको एक गवर्नमेंट सीट लेना है। आप में वो जज्बा है, वो जज्बा सही डायरेक्शन में बस कर जाइएगा तो आपको मिल जाएगा सीट। जिसके लिए आप उदित फार्मेसी क्लासेस पे जाके इस कोर्स को ले लीजिए और उस कोर्स पे आराम से फिजिक्स केमिस्ट्री को आप पढ़ सकते हैं। मैटर एकदम डिफाइंड वे में कितना पढ़ना है, जितना लिखा है उतना ही पढ़ना है। उससे आपका, हम ये भी नहीं बोलेंगे 100% क्वेश्चन सही हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री में, लेकिन उतना हो जाएगा जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बशर्ते आपका बायोलॉजी कमजोर नहीं होना चाहिए। बस बायोलॉजी आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत, और मेरा लेक्चर को कंप्लीट 2-3 बार सारा लेक्चर को देख लीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 299 कॉस्ट है। कोई तरह का दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा आनुवांशिकता का। आणविक आनुवांशिकता हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, 12वां वीडियो है, तो उसका नेक्स्ट आएगा 13वां, वो कल आएगा। ओके, बाय।